नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नए अधिकार के अंतर्गत हम सभी ने पहले अध्यात्म नयों को समझा था, जिसमें द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय का विवेचन किया गया था। द्रव्यार्थिक नय इसको हम निश्चय नय भी कह सकते हैं और पर्यायार्थिक नय को हम व्यवहार नय भी कह सकते हैं। जब भी हम कोई अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे समय सार है, प्रवचन सार है इत्यादि, ये जो ग्रंथ हैं जिसमें आत्मा के भेद विज्ञान की बात कही गई है, वहाँ पर मुख्य रूप से इन अध्यात्म नयों का ही वर्णन किया जाता है। इन्हीं अपेक्षाओं को लगाया जाता है। द्रव्य का स्वरूप क्या है और पर्याय का स्वरूप क्या है, द्रव्य की निश्चय दृष्टि क्या है और द्रव्य की पर्याय दृष्टि क्या होती है। हम शुद्ध स्वभावी हैं और वर्तमान में अशुद्ध हैं, इस प्रकार का जो वर्णन किया जाता है ये अध्यात्म ग्रंथों में किया जाता है। इसीलिए इन दो प्रकार के नयों को अध्यात्म नय के अंतर्गत रखा गया। आगम नय किसे कहते हैं? जो सिद्धांत परक होते हैं। कई बार अपन ये सुनते हैं कि परमाणु को उपचार से स्कंध कह दिया गया, बहुप्रदेशी कह दिया गया। तो ये उपचार क्या है? ये एक प्रकार का अपना आगम नय कहलाता है। यहाँ पर कोई शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य की बात नहीं है। जैसे अपन ने पढ़ा कि जो लेस्या होती है, ये लेस्या 13वें गुण स्थान तक होती है, जबकि लेस्या कहते किसे हैं? कसाय और योग के परिणामों को, मिश्रित परिणाम को हम लेस्या कहते हैं। अब कसाय तो 10वें गुण स्थान तक ही है, 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में कसाय नहीं होती, केवल योग ही है। फिर लेस्या क्यों कही? बस यहाँ ये जो कथन किया गया उपचार कथन है। उपचार कथन का मतलब ये एक नय की अपेक्षा लगाई गई, वही भूत नैगम नय की अपेक्षा से कहा गया कि ये वही योग प्रवृत्ति है जो पूर्व में कसाय सहित थी। तो इस प्रकार का जो वर्णन किया जाता है उसको हम आगम नय कहते हैं। यह लोक व्यवहार में जो हमारा व्यवहार चलता है और उस लोक व्यवहार में जो हमारे शब्द या वाक्य कथन में प्रयोग में आते हैं, उनमें कई बात ऐसी होती है कि जो वास्तविकता में देखा जाए तो असत्य या झूठ सी लगती है, लेकिन वो असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, वो भी एक लोक व्यवहार में किसी ना किसी नय की अपेक्षा से बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ये आगम नय कहलाते हैं। पूर्व कक्षाओं में अपन ने द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद समझे, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद समझे और पिछली कक्षा में हमने आगम नयों में सबसे पहले जो नैगम नय का वर्णन है उस नैगम नय के 3 भेद कल अपन ने समझे थे। ये नैगम नय के जो 3 भेद किए गए, इनमें भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय, इस प्रकार से ये 3 वर्णन किए गए। भूत नैगम नय में जो भूतकाल की क्रिया घटित हो चुकी है, उस भूतकाल की क्रिया को वर्तमान में पुनः आरोपण किया गया। भावी नैगम नय में जो क्रिया भविष्य में घटित होगी,
उस भविष्य की क्रिया को ही वर्तमान में मान लिया गया और उसी रूप से उसका व्यवहार किया गया। ये भावी नैगम्य। वर्तमान नैगम्य में क्या होता है, क्रिया का प्रारंभ हो गया है लेकिन क्रिया अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, संपूर्ण अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसको इस तरह से व्यवहार में लाया जाता है जैसे वो कार्य पूरा हो गया हो। उसको हम बोलते हैं वर्तमान नैगम्य। तीनों के उदाहरण दिए थे, बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। पहले में भूत नैगम्य में दिया था कि वर्धमान स्वामी आज ही मोक्ष गए थे, तो आज जो हम निर्वाण कल्याणक या मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं ये भूत नैगम्य की अपेक्षा से मना रहे हैं। उनको तो मोक्ष हो गया, उस समय जो जीव थे उन्होंने वो साक्षात देखा होगा, लेकिन वही आनंद की अनुभूति हमें आज पुनः हो, इसीलिए हम फिर से मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। तो वो जो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उसको पुनः आज ही के दिन याद करते हुए बोलना कि आज ही वर्धमान स्वामी को मोक्ष हुआ था, ये सब भूत नैगम्य कहलाता है। भावी नैगम्य में हमने बताया था कि जो भविष्य में घटित होगा, लेकिन ये संकल्प हो गया, पक्का हो गया कि हाँ ये क्रिया भविष्य में होगी, उसको हम वर्तमान में कहेंगे, तो वो भावी नैगम्य है। जैसे हमने आपको बताया था कि त्रिकाल चौबीसी में जो भविष्यकालीन चौबीसी है उनको हम आज ही अर्घ समर्पित कर रहे हैं। तो ये अर्घ समर्पित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनको निश्चित हो गया कि हाँ इन जीवों को भविष्य में तीर्थंकर बनना है। जब ये निश्चित हो गया तब हमने जाकर के उनको अर्घ समर्पित कर दिया कि तुम बनोगे जब बनोगे, लेकिन हमारी दृष्टि में तो तुम आज ही तीर्थंकर हो, तो हमने उनको आज ही अर्घ समर्पित कर दिया। उदाहरण भी दिया था, अरहन सिद्ध एव, जितने अरिहंत परमेष्ठी हैं ये सिद्ध ही हैं। अब इन्होंने तो अरिहंतों को सिद्ध कहा है, हम तो मुनिराजों को भी सिद्ध परमेष्ठी के समान मान लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार मुनि पद को ग्रहण कर लिया, ये अब नियम है, निश्चित है कि ऐसे जीव नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो उस दृष्टि से बस ये अपेक्षा जहां लगाई जाती है उसी को हम नैगम्य। तीसरा था वर्तमान नैगम्य। वर्तमान नैगम्य में बताया था कर्तुम आरब्ध, मतलब कर्ता के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया, काम प्रारंभ हो गया है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनके करने में 2-4 दिन का समय लगता है। कोई काम हमने शुरू किया उसके पूर्ण होने में 2-4 घंटे लगते हैं। कोई काम हमने प्रारंभ किया उस काम को करने में 2-4 वर्ष भी लग सकते हैं। तो ऐसा भी होता है। मान लो कि हमने अपने घर का काम लगाना शुरू किया, तो अब घर बनने में तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब वो तो साल भर में भी बनेगा, 2 साल में बनेगा, आप बनाते रहो। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो जल्दी पूर्ण हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको टाइम लगता है। अब आप कैसे भी कहें, उस कार्य को जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है उसको आज ही पूर्ण जैसा मान लेना, बस उसी को हम बोलते हैं वर्तमान नैगम्य। क्या लिखा, कितना स्पष्ट लिखा है, ईसत निष्पन्न अनिष्पन्नम। निष्पन्न का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, लेकिन क्या लिख रहे हैं, ईसत निष्पन्न, मतलब कुछ कुछ पूर्ण हुआ है, मतलब 100% काम में से अभी 10% हुआ है, 20% हुआ है, 80% बाकी है। दूसरा क्या लिख रहे हैं, अनिष्पन्नम वा, मतलब अभी पूर्ण ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 60% हो गया, 70% हो गया, कुछ और बाकी है, तो भी उस कार्य को निष्पन्नवत कथ्यते। निष्पन्नवत मतलब इस तरह से कहा जाता है कि ये तो काम हो ही गया। उस तरह से जब व्यवहार किया जाता है तो उसको हम वर्तमान नैगम्य कहते हैं। जैसे ओदना पच्यते, जैसे चावल पकाया जाता है। यहां पर उदाहरण ये दिया कि कोई महिला है, वो अभी लकड़ी इकट्ठा कर रही है, चावल को अभी धो रही है। ये सब कुछ क्रियाएं जो चावल पकाने के पूर्व में की जाती हैं, अभी वो क्रियाएं चल रही हैं। फिर भी किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा चावल पका रहे हैं। तो अभी चावल पकने का काम तो प्रारंभ ही नहीं हुआ, ना तो हमने गैस पे चढ़ाया है, ना चावल पक रहा है, अभी तो बाहर धुल रहा है, अभी तो उसको हम बीन रहे हैं, कंकड़ वगैरह अलग कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी काम का हमने संकल्प लिया है,
और वो संकल्प की तरह हमने उसको कार्य को प्रारंभ किया है। अब एक न एक दिन, एक न एक समय ऐसा आएगा वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसको हमने पहले ही यदि पूर्णता की तरह व्यवहार में लाए हैं तो उसको बोल देते हैं हम वर्तमान नैगम नय। कई बार ऐसा होता है कि अपन के जो बच्चे होते हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, किसी को डॉक्टरेट करना है, अब उन्होंने जो स्टार्टिंग का टेस्ट होता है, मान लो पीएमटी वगैरह का, यदि पीएमटी में सिलेक्शन ही हो गया तो सिलेक्शन होते ही हम उनको डॉक्टर साहब कहने लगते हैं, जबकि अभी तो मात्र टेस्ट जो प्री टेस्ट हुआ उसमें फाइट किया है। अभी तो आगे अब 4 साल 5 साल का कोर्स बाकी है, उसको पढ़ाई करने दो, फिर डॉक्टरेट की डिग्री मिलने दो, तब डॉक्टर कहलाएगा। लेकिन हमने क्या कह दिया, वो सिलेक्शन होते ही हमने बोल दिया अब तो आप डॉक्टर साहब बन गए। तो ये कौन सा है, ये यही कहलाएगा कि कुछ काम जो उसने संकल्प लिया था 10% काम पूरा हो गया, उसका प्री टेस्ट में निकल गया है, अब आगे भी उसकी पढ़ाई जारी रहेगी। तो ये सारी क्रियाएं जो हमारे लोक व्यवहार में होती हैं उसको हम वर्तमान नैगम नय कहते हैं। कल एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां आया था, रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया वो, वहां उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो भावी नैगम नय है और जो वर्तमान नैगम नय है, ये दोनों ही भविष्य के कथन को वर्तमान में कह रहे हैं। भावी नैगम नय में भी यही है और वर्तमान नैगम नय में भी कुछ काम प्रारंभ हुआ है, फिर भी हम जो भविष्य में पूर्ण होगा उसको अभी कह रहे हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ? तब जो ये अर्थ समझ में आया उससे ऐसा लगता है कि जो भविष्य काल में होगा लेकिन अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, कार्य का प्रारंभ ही नहीं हुआ, लेकिन ये पक्का हो गया कि ये भविष्य में ऐसा होगा, उसको यदि हम कह रहे हैं तो वो भावी नैगम नय के अंतर्गत आएगा। लेकिन जिस कार्य को हमने प्रारंभ कर दिया, 1% हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ और अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसको हम वर्तमान नैगम नय के अंतर्गत लेंगे। किसी एक व्यक्ति ने, अपन कक्षा जो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे होते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे? उसने कह दिया हम तो डॉक्टर बनेंगे। तो क्या उसको हम अभी से डॉक्टर कह दें? यदि हम अभी से उसको डॉक्टर कह रहे हैं, कई बार हम बच्चों को चिढ़ाते भी हैं, बोल देते मजाक मजाक में, इसको तो डॉक्टर बनना है, ये तो हमेशा यही कहता है डॉक्टर बनेंगे। लेकिन अभी है क्या? अभी तो 7वीं 8वीं में पढ़ रहा है, अभी तो वहां तक लेवल तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ा है। अब वो उसको यदि हम डॉक्टर कह रहे हैं तो ये भावी नैगम नय है। लेकिन जिसने पीएमटी का एग्जाम दिया है, फॉर्म भरा है, वो उसका सिलेक्शन हो गया है, अब इसको हम डॉक्टर कह रहे हैं, तो अब ये कहलाएगा अपना वर्तमान नैगम नय, क्योंकि उसने काम को प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करने के साथ साथ 10% काम उसका हो भी गया। ये वर्तमान नैगम नय में कहलाएगा क्योंकि कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो इसी तरह से अपन को समझना है दोनों ही भविष्य की बातें, अभी दोनों ही काम पूरे नहीं हुए, दोनों ही भविष्य में पूरे होंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। भावी नैगम नय में अभी कुछ भी प्रारंभ ही नहीं हुआ, ये तो भविष्य में, जैसे हमने बताया ना त्रिकाल 24। अब जिनको भविष्य काल में तीर्थंकर बनना है उन्होंने अभी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय ही नहीं किया। अब जैसे मान लो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के संबंध में कहा जाता है कि जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करते हैं वो नियम से तीसरे भाव में तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। अब भविष्यकालीन 24वें तीर्थंकर कौन होंगे उनका भी नाम मिलता है, 23वें तीर्थंकर कौन होंगे, 22वें तीर्थंकर कौन होंगे। अब ये कब होंगे? ये तो एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद होना है। तो यहां तो अभी अनंतो भाव बीच में है, अभी तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का भी आश्रय नहीं किया। यदि हम राजा श्रेणिक को कह रहे हैं कि जो राजा श्रेणिक अभी प्रथम नरक में है वो तीर्थंकर बनेंगे, तो ये कहलाएगा वर्तमान नैगम नय, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ कर दिया, चल रहा है। लेकिन जो 16वें 17वें 18वें ये जो बाद वाले तीर्थंकर हैं, इनके जीव के तो अभी भवों की भी गिनती नहीं है, इन्होंने तो अभी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय ही नहीं किया, लेकिन बस बनना है। उस दृष्टि से हम यदि उनको बोल रहे हैं तो वो भावी नैगम नय की दृष्टि लगेगी। ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। अब आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नैगम नय के बाद अगला नय है संग्रह नय। संग्रह नय और व्यवहार नय, ये दो नय एक साथ अपन को समझना है। संग्रह नय किसे कहते हैं? संग्रह का मतलब क्या होता है? संग्रह का मतलब है समूह बनाना, एकत्रित करना। और व्यवहार का मतलब होता है विभाजन करना। व्यवहार का मतलब क्या है? विभाजन।
तो जहां पर विभाजन किया जाता है वो व्यवहारनय है, जहां भेद किया जाता है वो व्यवहारनय है, और जहां पर संग्रह करके एक समूह में बांधा जाता है उसे हम संग्रहनय कहते हैं। संग्रहनय में क्या होता है? संग्रहनय में जाति का भेद नहीं रखा जाता है, रंग रूप आदि का भेद नहीं रखा जाएगा, कोई भी विशेषताओं का भेद ना करके सबको एक समूह में इकट्ठा करना, उसको हम संग्रहनय कहते हैं। देखें इसको, संग्रहो द्वेधा 68 नंबर का सूत्र है। संग्रहनय दो प्रकार का है, यहां अपन को दो प्रकार से समझना है। थोड़ा सा कठिन हो सकता है पड़ जाए, बाकी कठिन कुछ भी नहीं है। संग्रहनय दो प्रकार का है, एक सामान्य संग्रहनय, एक विशेष संग्रहनय। सामान्य संग्रहनय में जैसे अपन ने द्रव्यों के गुण पढ़े थे, तो सामान्य गुण पढ़े थे और विशेष गुण पढ़े थे। सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, विशेष गुण किसी एक द्रव्य में पाया जाएगा, सभी में नहीं होगा। तो जब हम किसी भी वस्तु को जब हम संग्रह करते हैं और सामान्य गुणों की अपेक्षा से संग्रह कर रहे हैं, तो उसको हम सामान्य संग्रहनय के अंतर्गत रखेंगे। और किसी विशेषता को लेकर के हम किसी वस्तु का ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको हम विशेष संग्रहनय के अंतर्गत रखेंगे। जैसे देखें, सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम अविरोधिनी। क्या कह रहे हैं? सामान्य संग्रह। तो सामान्य संग्रह में हमने एक शब्द कहा द्रव्य, तो द्रव्य कहते ही सभी द्रव्यों का ग्रहण हो गया, जीव भी, पुद्गल भी, धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी और काल भी, छहों द्रव्यों का ग्रहण हो गया। अब इसमें हम कोई भेद नहीं कर रहे हैं कि जीव चेतन होता है, बाकी सारे अचेतन होते हैं, पुद्गल मूर्त होता है, बाकी अमूर्तिक होते हैं, धर्म द्रव्य चलने में सहायता करता है, ये कुछ नहीं। केवल द्रव्य मात्र कहने से सभी द्रव्यों का ग्रहण हो गया, ये कहलाता है संग्रहनय। संग्रहनय में क्या करना है? किसी की विशेषताओं को ग्रहण नहीं करना है, बिना विशेषताओं को ग्रहण किए सबको एक समान एक ही समूह में अंतर्गत ले लेना, इसका नाम संग्रहनय है। जैसे हमने कहा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के सभी परीक्षार्थी, अब इसका मतलब क्या हो गया? अब इसमें कोई भेद नहीं किया हमने, इसमें सारे परीक्षार्थी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन अभी तक कराया है वो सबका ग्रहण हो गया, चाहे भले वो 6वें साल के हों, चाहे 5वें साल के हों, चाहे पहले साल के हों, चाहे जिन्होंने फॉर्म भरा हो परीक्षा ना दी हो, वो तो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से संबंधित सबका ग्रहण हो गया। अब विशेष करेंगे तो विशेष संग्रहनय में क्या होगा? विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्परम अविरोधिनः। अब हमने इधर क्या लिया? सामान्य संग्रहनय में लिया था सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम अविरोधिनी, सभी द्रव्य परस्पर में अविरोधी हैं, विरोध नहीं है। क्यों नहीं है विरोध? क्योंकि जीव में भी द्रव्य का लक्षण है, पुद्गल में भी द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण पाए जाएं, पर्याय पाई जाए उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमें उत्पाद पाया जाए, व्यय हो, द्रव्य हो, उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये तो जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म अधर्म आकाश काल सभी में है, इसीलिए सभी अविरोधी हैं। अविरोधी का मतलब इनमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, सभी एक छतरी के नीचे छहों आ गए। अब अपन ने विशेष का ग्रहण किया, तो विशेष में क्या लिख रहे हैं? अब हमने सभी द्रव्यों को हटा करके केवल एक द्रव्य का ग्रहण किया। कौन से द्रव्य का? जीव द्रव्य का। सर्वे जीवाः परस्परम अविरोधिनः, सभी जीव परस्पर में अविरोधी हैं। अब सभी जीव परस्पर में अविरोधी कहते ही ना तो संसारी मुक्त का भेद रहेगा, न त्रस स्थावर का भेद रहेगा, न एक इंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है कि नरक गति का है कि त्रियंच गति का है, कौन सी गति का है, कोई भेद नहीं। सर्वे जीवा परस्परम अविरोधिना। तो विशेष संग्रहनय के माध्यम से सिद्ध जीव में बोधिया जीव में कोई अंतर नहीं, सिद्ध जीव में और हम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम संग्रहनय की बात कर रहे हैं। संग्रहनय में अब इधर देखो, जब संग्रह विशेष संग्रह की बात की, हमने केवल जीव की बात की, तो यहां से पुद्गल अलग हो गया, धर्म अधर्म आकाश काल इन सबको अलग कर दिया। जैसे हमने सामान्य संग्रह में बताया था 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के सभी परीक्षार्थी, अब हम कह रहे हैं 6वें वर्ष के सभी परीक्षार्थी।
तो अभी हम किसको बात कर रहे थे? द्वादश वर्षीय। तो उसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सभी साल के परीक्षार्थी हो गए। अब हम केवल छठवें साल की बात कर रहे हैं, तो छठवें साल के ही ग्रहण किए जाएंगे। अब चाहे भले वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे यूपी से हों, चाहे राजस्थान से हों, चाहे एमपी से हों, ये कोई भेद नहीं कर रहे हैं। ये भेद ना करके केवल हमने एक समूह बनाया, छठवें वर्ष का समूह। बस अब जैसे अपन मोबाइल पर ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पर, अब छठवें वर्ष का एक ग्रुप बना दिया, तो उस ग्रुप में सब जगह से लोग जुड़ रहे हैं। कौन से लोग जुड़ रहे हैं? जो छठवें वर्ष में हैं, क्योंकि छठवें वर्ष से संबंधित सूचना उसमें डाली जाएगी। लेकिन एक ग्रुप हमने बनाया द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम का, उसमें सारे साल के सब जुड़ जाएंगे, पहले साल के भी, दूसरे के भी, तीसरे के भी, सभी एक साथ हो गए। बस इसी का नाम संग्रहणय है। संग्रहणय उसे कहते हैं जो सबको एक सूत्र में बांधता है, उसमें भेद नहीं करता कि ये महिला है कि पुरुष है, ये कौन से राज्य के हैं, कोई मतलब नहीं। इन्होंने पिछले वर्ष में कितने नंबर पाए थे, कोई मतलब नहीं, कोई भेद नहीं। जहां भेद नहीं किया जाता है उसे संग्रहणय कहते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? सामान्य संग्रह में सभी द्रव्यों को अविरोधी कर दिया, और विशेष संग्रह में अपन ने जीव द्रव्यों में विरोध रहित कर दिया। सभी जीवों का ग्रहण हो गया, सिद्ध भी, संसारी भी, त्रस, स्थावर, निगोदिया, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक सभी जीवों का ग्रहण जीव मात्र शब्द कहने से हो गया। ठीक है, अब अपन को व्यवहार नय देखना है। जो नए संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए वस्तु पदार्थ में भेद करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। व्यवहार नय की परिभाषा क्या है? जो नए संग्रह नय के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु या पदार्थ में किसी भी कारण से भेद करता है उसे हम व्यवहार नय कहते हैं। तो व्यवहार नय क्या करेगा? भेद करेगा। अब इस व्यवहार नय के भी दो भेद होते हैं। जैसे संग्रह नय के दो भेद किए, ऐसे ही व्यवहार नय के भी भेद होंगे, एक सामान्य व्यवहार और एक विशेष व्यवहार। अब इनकी परिभाषा कैसे लगाएंगे? तो अब ध्यान से देखें। सामान्य संग्रह नय के द्वारा जिस पदार्थ को ग्रहण किया था, सामान्य संग्रह में जिस पदार्थ को ग्रहण किया उसमें जो भेद करेगा वो सामान्य व्यवहार कहलाएगा। सामान्य में भेद करेगा तो सामान्य व्यवहार, और विशेष संग्रह के द्वारा जिस पदार्थ को ग्रहण किया था उसमें जो भेद करेगा उसे हम विशेष व्यवहार कहेंगे। क्लियर हो गया? संग्रह नय में जो भेद करता है वो व्यवहार है। तो दो प्रकार के संग्रह नय थे और दो प्रकार के व्यवहार नय हैं। तो जब सामान्य संग्रह, विशेष संग्रह, सामान्य व्यवहार, विशेष व्यवहार, तो सामान्य को जोड़ दें। सामान्य संग्रह में जो भेद करेगा वो सामान्य व्यवहार, विशेष संग्रह में जो भेद करेगा वो विशेष व्यवहार। अब अपन देखें, सूत्र देखें ध्यान से, 71 नंबर का। सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवा। व्यवहार ने किसे कह रहे हैं? सामान्य व्यवहार। सामान्य संग्रह भेद को, सामान्य संग्रह नय के द्वारा जिस पदार्थ को ग्रहण किया उसको भेद करने वाला, दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में बांटने वाला, यह व्यवहार कहलाता है। कौन सा व्यवहार? सामान्य व्यवहार। जैसे द्रव्याणि जीवा जीवा, द्रव्य दो तरह के होते हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। अब देखो, सूत्र नंबर 69 और सूत्र नंबर 71 दोनों में अंतर देखें। सूत्र नंबर 69 में सामान्य संग्रह में क्या लिखा था? सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम अविरोधिनी, सभी द्रव्य परस्पर में अविरोधी हैं। अब उसी में भेद किया तो कह रहे नहीं, विरोधी, अविरोधी नहीं है, विरोधी है। उसमें एक जीव द्रव्य चेतन द्रव्य है, बाकी 5 अचेतन है। ये जो विरोध ला दिया, ये किसका काम है? व्यवहार नय का। क्लियर हो गया? अभी अपन ने सामान्य संग्रह में द्रव्य शब्द को ग्रहण किया था, तो द्रव्य शब्द के ग्रहण करते ही सभी द्रव्यों का ग्रहण हो गया। लेकिन अब उन सभी द्रव्यों को, अभी संग्रह ने तो कह रहा था कोई विरोध नहीं, अब कह रहे हैं नहीं, विरोध है। चेतन द्रव्य अलग हैं, अचेतन द्रव्य अलग हैं, मूर्त द्रव्य अलग हैं, अमूर्त द्रव्य अलग हैं। तो ये जो भेद किया है, ये भेद कहलाएगा सामान्य व्यवहार नय। अब विशेष व्यवहार नय किसे कहेंगे? देखो 72 नंबर का, विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो मुक्ताश्च।
विशेष संग्रह भेद को, विशेष संग्रह नय के द्वारा जिन पदार्थों को या तत्व को, द्रव्य को ग्रहण किया गया था, उसमें जो भेद डालता है वो विशेष व्यवहार है। तो अब विशेष संग्रह नय में 70 नंबर के सूत्र में किसको ग्रहण किया था? जीव द्रव्य को, कि सर्वे जीवा परस्परम अविरोधिना, सभी जीव अविरोधी हैं, विरोध नहीं है। ये विशेष संग्रह से ग्रहण किया था। अब विशेष संग्रह में भेद करेंगे तो अब जीवों में भेद कर दो? नहीं, जीवों में भी विरोध है। क्यों? क्योंकि सिद्ध जीव अलग हैं और संसारी जीव अलग है। सिद्ध जीव कर्मों से रहित हैं, संसारी जीव कर्मों से सहित हैं। बहुत बड़ा विरोध है। सिद्ध जीव ने अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया, संसारी जीवों ने नहीं किया। बस ये जो अंतर किया जाता है, इसी भेद करने को हम व्यवहार नय कहते हैं। तो सामान्य संग्रह में जो ग्रहण किया उसमें भेद करेगा तो सामान्य व्यवहार, विशेष संग्रह में जो ग्रहण किया उसमें जो भेद करेगा वो विशेष व्यवहार। अब अपन को यह देखना है कि सामान्य संग्रह किसको बना रहे हैं। जो उदाहरण हम सामान्य संग्रह में लेंगे उसमें भेद करेगा तो वो सामान्य व्यवहार है। मान लो हमने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को ग्रहण किया, ठीक है, ये सामान्य संग्रह है। अब सामान्य संग्रह में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम किया तो सामान्य व्यवहार में क्या हो गया? प्रथम वर्ष के अलग, दूसरे वर्ष के अलग, तीसरे के अलग, चौथे के अलग, पांचवें के, छठवें के अलग अलग। अब विशेष संग्रह में हमने छठवें वर्ष को ग्रहण किया, विशेष संग्रह में केवल छठवें वर्ष का ग्रुप बनाया, तो अब विशेष व्यवहार ने उनमें भी भेद करेगा। उनमें भेद करेगा, ये उत्तर प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश के, ये छत्तीसगढ़ के, ये राजस्थान के, ये गुजरात के, ये सब प्रदेश वाइज अलग कर दो, अथवा उनमें उम्र वाइज डिफाइन अलग अलग कर दो। 50 से 70 वर्ष के इतने हैं, 30 से 50 वर्ष के इतने हैं, और 15 वर्ष से 30 वर्ष के इतने हैं। ये किसमें भेद किया हमने? उसी छठवें वर्ष के ग्रुप में जितने परीक्षार्थी हैं उन्हीं में हम भेद कर रहे हैं। बस, तो ये जो भेद किया जाता है इसको हम विशेष व्यवहार कहेंगे। सामान्य व्यवहार में अपन सामान्य संग्रह में जो जीव को ग्रहण किया उसके भेद करेंगे, विशेष संग्रह में जो अपन ने ग्रहण किया उसके भेद करेंगे। बस ये भेद करते चले जाएंगे तो हमारा ये सामान्य और विशेष दोनों संग्रह और व्यवहार में बन जाएंगे। संसारी और मुक्त को ग्रहण करेंगे तो संसारी के भेद कर दें, त्रस, स्थावर। त्रस को ग्रहण किया तो त्रस के भेद कर दें, विकलत्रय, विकलेंद्री, सकलेंद्री। विकलेंद्री को ग्रहण किया तो उसके भेद कर दें, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। एक इंद्री को ग्रहण किया तो उसके भेद कर दें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। जहां तक भेद होते चले जाएं वहां तक भेद करते जाना ये व्यवहार नय है। तो जिस जिसके भेद करते जाएंगे वो व्यवहार बनता जाएगा। पूर्व की पर्याय संग्रह हो जाएगी, अगली व्यवहार हो जाएगी, फिर और अगली व्यवहार हो जाएगी, ये संग्रह हो जाएगी। कुल मिलाकर के संग्रह नय में हम एक समूह बनाते हैं और व्यवहार नय में उस समूह को हम 2 भागों में बांट देते हैं। बस ये ही इन दोनों नयों का काम है और कुछ भी विशेष नहीं है। विशेषता केवल इतनी याद रखना, सामान्य संग्रह में जो भेद करता है वो सामान्य व्यवहार है, विशेष संग्रह में जो भेद करता है वो विशेष व्यवहार है। उदाहरण याद रखना, सामान्य संग्रह में द्रव्य शब्द को लिया है, विशेष संग्रह में जीव को लिया। तो सामान्य संग्रह में जब द्रव्य लिया था तो सामान्य व्यवहार में द्रव्य के 2 भेद किए, जीवा, जीवा, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, चेतन और अचेतन द्रव्यों के भेद किए। विशेष संग्रह में अपन ने केवल जीव द्रव्य को लिया था तो विशेष व्यवहार में जीव के 2 भेद कर दिए, संसारी और मुक्त। अब यदि हम विशेष संग्रह में संसारी जीव को लेंगे तो विशेष व्यवहार में और भेद हो जाएंगे, त्रस और स्थावर। यदि हमने विशेष संग्रह में त्रस को लिया है तो विशेष व्यवहार में त्रस के भी भेद हो जाएंगे। बस ये भेद करते चलें, जहां तक बन रहे हैं उनको हम सामान्य और विशेष संग्रह या व्यवहार नय कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, सरल है। जितने भेद करते जाएं उतने भेद बना लेना, ये कहलाता है। अब अगला देखें अपन, ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्रोपि द्विविधा, ऋजु सूत्रोपि द्विविधा। यहां बता रहे हैं ऋजु सूत्र नय भी 2 प्रकार का है। संग्रह नय के भी 2 भेद, व्यवहार नय के भी 2 भेद, अब ऋजु सूत्र नय के भी
दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें, सूक्ष्म ऋजु सूत्रो यथा एक समयावस्थायी पर्यायः। दो भेद करते हैं, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र, एक स्थूल ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र नए उसे कहते हैं जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, केवल वर्तमान पर्याय को जो ग्रहण करेगा उसे ऋजु सूत्र नए कहते हैं। अब ये वर्तमान पर्याय भी जो है ये दो प्रकार की होती है। अपन पढ़ चुके हैं पर्याय के दो भेद, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म पर्याय होती है, प्रति समय की परिवर्तनशील होती है, और जो व्यंजन पर्याय होती है वो अर्थ पर्यायों का समूह बन जाता है, एक स्थूल पर्याय होती है, उसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो जो अर्थ पर्याय को विषय करता है उसे हम सूक्ष्म ऋजु सूत्र कहते हैं, जो व्यंजन पर्याय को विषय करता है उसे हम स्थूल ऋजु सूत्र नए कहते हैं। ठीक है। सूक्ष्म ऋजु सूत्रो यथा एक समय अवस्थायी पर्यायः। सूक्ष्म ऋजु सूत्र किसे कहेंगे, जो एक समय में अवस्थाई, बस जो पर्याय एक समय मात्र रहती है, एक समय के बाद नष्ट हो जाती है, ऐसी पर्याय को जो ग्रहण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र कहते हैं। जो हमने अर्थ पर्याय में समझा था, अर्थ पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, प्रति समय नष्ट होती है, जो षड्गुनी हानि वृद्धि रूप होती है उसे हम अर्थ पर्याय कहते हैं। हर एक द्रव्य में प्रति समय में ही परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रति समय के परिवर्तन को वचनों से नहीं कहा जा सकता। अर्थ पर्याय का जब अपन ने स्वरूप समझा था तो उसमें लिखा था अवाग गोचरा, वचनों के अगोचर है। और क्या पढ़ा था, आगम प्रमाण्यात अभ्युपगम्य, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म है और आगम प्रमाण से जानी जाती है। ठीक है। जो अगरु लघु गुण के कारण से उत्पन्न होती है, अगरु लघु गुण के विकार से उत्पन्न होती है, उसको हम अर्थ पर्याय कहते हैं। वो अर्थ पर्याय का कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हम कथन करेंगे तब तक तो वो पर्याय नष्ट ही हो जाएगी। अगला सेकंड आ गया, अगला समय आ जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए ऋजु सूत्र नय सूक्ष्म नय होता है, और वो सूक्ष्म नय जो है वो प्रति समय की पर्याय को ग्रहण करता है। स्थूल ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं, स्थूल ऋजु सूत्र नय व्यंजन पर्याय को ग्रहण करता है। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, अर्थ पर्यायों का जो समूह बनता है, एक मुहूर्त की पर्याय, एक मिनट की पर्याय, एक घंटे की पर्याय, एक दिन की, एक वर्ष की, ये जो पर्याय इकट्ठी होती है उस पर्याय को हम स्थूल ऋजु सूत्र कहते हैं। जैसे स्थूल ऋजु सूत्रो यथा मनुष्यादि पर्यायाः तदायु प्रमाण कालम तिष्ठन्ति। स्थूल ऋजु सूत्र पर्याय किसे कहते हैं, जैसे मनुष्य आदि पर्याय, जैसे मनुष्य पर्याय, ये कब तक मानी जाएगी, तत् आयु प्रमाण कालम, जितनी हमारी आयु है उस आयु प्रमाण के काल तक वो पर्याय चलती रहेगी। अब देखो दो प्रकार की पर्याय हो गई। एक तो हम ये कह रहे हैं कि प्रति समय द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होता रहता है, प्रति समय द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है। फिर हम ये कह रहे हैं कि हम 40 साल से मनुष्य हैं, ये मनुष्य पर्याय है। तो 40 साल से फिर कैसे हो गई एक पर्याय, बस इसी का नाम है ऋजु सूत्र नय। जो प्रति समय की पर्याय का वर्णन करता है उसको हम सूक्ष्म ऋजु सूत्र कहते हैं। जो स्थूल पर्याय का वर्णन करता है उसे हम स्थूल ऋजु सूत्र कहते हैं। अब स्थूल ऋजु सूत्र की पर्याय कितनी बड़ी होगी, जितनी उसका आयु कर्म है। देवों की आयु 33 सागर तक होती है, तो 33 सागर तक एक ही पर्याय चल रही है। अब ये कौन सी पर्याय है, स्थूल पर्याय। व्यंजन पर्याय चल रही है एक ही, लेकिन क्या 33 सागर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इतनी बड़ी आयु में? परिवर्तन तो प्रति समय हो रहा है। जो नए उस प्रति समय के परिवर्तन को ग्रहण करता है, जो नए उस प्रति समय के परिवर्तन का व्याख्यान करता है, उसको हम सूक्ष्म ऋजु सूत्र कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए से व्याख्यान किया नहीं जा सकता। जैसे हमने कहा कि जब अपन लोग जन्म लेते हैं तो अपन इतने छोटे से होते हैं, धीरे 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 आज अपन 6 फीट के हो गए। तो ये 6 फीट के कब हुए, क्या कोई हम एक समय बता सकते हैं? है ही नहीं। हम प्रति समय बड़े हो रहे हैं, लेकिन उस प्रति समय को हम ग्रहण नहीं कर पाते।
उसको हम पकड़ नहीं पाते, उसका वर्णन नहीं कर सकते कि हम कितने समय में बड़े हुए। हम 24 घंटे कहीं ना कहीं आधा मिलीमीटर 1 मिलीमीटर कुछ ना कुछ हमारे अंदर प्रोग्रेस चल रही है। वो प्रोग्रेस हमें दिखती है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। हम लोग उन पैदा हुए बच्चों को रोज खिलाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये कितना बड़ा हो गया, लेकिन जो व्यक्ति 2 साल बाद उसको देखता है वो कहता है अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए। तो ये 2 साल में जो परिवर्तन आया है वो उसको नजर आ रहा, क्योंकि उसने 2 साल बाद देखा है। हम रोज देख रहे हैं तो पता नहीं चलता। बस इसी तरह से है, अपन लोग सैलून पर जाकर के बालों की कटिंग करा देते हैं, कटिंग करा दिए, छोटे छोटे से हो गए। अब ये 1 महीने 1.5 महीने बाद पता चलता है ये तो इतना बड़ा हो गया बाल। अब ये इतने बड़े कब हो गए? ये प्रति समय इनमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रति समय का जो परिवर्तन है वो दिखाई नहीं देता, उसको हम कह नहीं सकते, उसका व्यवहार नहीं होता। उस प्रति समय का जो परिवर्तन या पर्याय है उसको जो नय ग्रहण करता है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र है, और जो स्थूल पर्याय को ग्रहण करता है उसको हम स्थूल ऋजु सूत्र कहते हैं। तो हर एक जीव द्रव्य में इन्होंने बता दिया मनुष्य आदि पर्याय। मनुष्य पर्याय नष्ट हुई, देव पर्याय उत्पन्न हो गई, देव पर्याय नष्ट हुई, त्रियंच पर्याय उत्पन्न हो गई। ये जितने भाव हमारे चल रहे हैं ये भाव बदलते रहेंगे। बस यही इस जीव की स्थूल पर्याय कहलाती है। इसी तरह अपन पुद्गल में भी लगा सकते हैं। पुद्गल में कोई भी हमारे पास, मान लो कि एक मकान हमने बनवाया, ये मकान कब तक रहेगा? ये 100 वर्ष तक रहेगा, 150 वर्ष तक रहेगा। तो ये 100-150 वर्ष तक इसकी एक ही पर्याय है घर के रूप में। लेकिन क्या इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा? परिवर्तन तो प्रति समय हो रहा है। तो जो प्रति समय का परिवर्तन है उसको सूक्ष्म ऋजु सूत्र कहेंगे, जो स्थूल। अब आजकल तो 150 वर्ष तक कोई मकान रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हर 25-30 साल के बाद जो एक नई सोच उत्पन्न होती है उसमें ऐसा लगता है इसका चेंज कराओ, इसका पूरा मतलब स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं उसमें हम स्वयं परिवर्तन करा देते हैं, कमरे को तोड़ करके हॉल बना देते हैं, फिर वही 25 साल बाद हॉल तोड़ करके फिर कमरा बन जाता है। तो कुछ ना कुछ हम चेंज खुद ही कर लेते हैं। तो बस ये जो अंतर आ रहा है, जो एक पर्याय स्थूल पर्याय है वो स्थूल ऋजु सूत्र का विषय है, एक समयवर्ती पर्याय सूक्ष्म ऋजु सूत्र का विषय होती है। इस प्रकार से ये ऋजु सूत्र नय भी 2 प्रकार का होता है। अब आगे देखें 76 नंबर। शब्द समविरूढ़ बंभूता नयाः प्रत्येकम एकैका नयाः। यहां बता रहे हैं शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवंभूत नय। ये जो 3 प्रकार के नय हैं, ये तीनों प्रकार के नय प्रत्येकम एक एका, इनके कोई भेद प्रभेद नहीं है। जैसे द्रव्यार्थिक नय के अपन ने 10 भेद पढ़ लिए, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद हैं, नैगम नय के 3 भेद किए, संग्रह और व्यवहार नय और ऋजु सूत्र इनके 2-2 भेद हैं। ऐसे इनके शब्द नय के, समभिरूढ़ नय के और एवंभूत नय का कोई भेद नहीं है। ये एक एक ही होते हैं, बस इनकी परिभाषा याद अपन को करनी है। तो इनकी क्या परिभाषा होती है इसको अपन कल पढ़ेंगे। आज अपन ने 3 नय पढ़ लिए, एक तो संग्रह नय, एक व्यवहार नय और एक ऋजु सूत्र नय। तीनों के 2-2 भेद किए, संग्रह नय के सामान्य और विशेष, व्यवहार नय के भी सामान्य विशेष, और ऋजु सूत्र नय के 2 भेद किए, सूक्ष्म ऋजु सूत्र, स्थूल ऋजु सूत्र। संग्रह नय उसे कहते हैं जो अपने जाति गुण धर्म का विरोध किए बिना सभी को एक समूह में इकट्ठा करता है, उसको हम संग्रह नय कहते हैं। और उन्हीं की विशेषताओं को लेकर के जब किसी एक विशेष प्रकार के पदार्थ को बिना किसी विरोध के इकट्ठा किया जाता है वो विशेष संग्रह नय कहलाता है। सामान्य संग्रह नय में जिस पदार्थ को हमने ग्रहण किया उसमें जो भेद करता है वो सामान्य व्यवहार है, और विशेष संग्रह में जिस पदार्थ को ग्रहण किया उसमें जो भेद करता है वो विशेष व्यवहार नय कहलाता है। एक समयवर्ती पर्याय को जो ग्रहण करे वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र है, और जो स्थूल पर्याय को ग्रहण करे वो स्थूल ऋजु सूत्र कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने आज 6 नयों को देख लिया, 2-2 करके 3 प्रकार के नय को। अब 3 नय और बचे हैं, इनको अपन कल की कक्षा में समझेंगे। आज इतना ही।